जिसका नाम है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसका यूज पीरियडिक टेबल में तो होगा ही होगा, साथ में आने वाली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाकी चैप्टर में भी इसका यूज होगा। ठीक है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब, तो देखो न्यूक्लियर चार्ज का मतलब समझते हैं। न्यूक्लियर चार्ज जैसे नाम में लिखा है, न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस पे जितना चार्ज होगा उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर चार्ज। तो क्या लिखेंगे, चार्ज प्रेजेंट ऑन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे जितना चार्ज होगा उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो कोई भी एटम है अपने पास, एक एटम है जिसका न्यूक्लियस है, ये उसका फर्स्ट सेल, ये उसका सेकंड सेल, ये उसका थर्ड सेल, ये उसका फोर्थ सेल। ठीक है, ठीक है। जैसे जो सबसे ज्यादा बाहर वाला सेल होता है उसको आउटरमोस्ट सेल बोलते हैं, उसे किसे दिखाते हैं, एन से। उसे इससे पहले लिखो n-1, ये n-2, n-3। ये अपने पास क्या है, न्यूक्लियस। क्या है भाई, न्यूक्लियस। ठीक है, ठीक है। अब आपको पता है किसी भी एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये सब बातें मैं बता चुका हूँ बेसिक केमिस्ट्री में। ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेंगे आपको, शेल में। सेल में कहीं ना कहीं घूमते मिलेंगे। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं भाई, न्यूक्लियस में। कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में। ठीक है, ठीक है। और आपको पता है न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता है। प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है। कैसा होता है, नेगेटिव होता है। बात समझ में आ रही है, आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो मतलब जो न्यूक्लियर चार्ज होगा क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, क्योंकि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 0 होता है। तो सिर्फ न्यूक्लियस में चार्ज सिर्फ किसकी वजह से होगा, प्रोटॉन की वजह से। तो न्यूक्लियर चार्ज किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसके बराबर हो जाएगा भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और आपने बेसिक केमिस्ट्री में मैंने आपको पढ़ा रखा था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होता है भाई, एटॉमिक नंबर के। एटॉमिक नंबर के। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। तो इसका मतलब क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज किसके बराबर हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर हो गया, एटॉमिक नंबर। तो मैं न्यूक्लियर चार्ज बोलूं या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोलूं या एटॉमिक नंबर बोलूं, बात क्या है, सेम। ठीक है, ठीक है। और इसमें देखो एक वर्ड है इफेक्टिव। क्या है, इफेक्टिव। इफेक्टिव को हम रिजल्टेंट भी बोल सकते हैं, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है कि जब भी दो चीज़ों, किसी भी दो चीज़ों में कुछ जोड़ दे या घटा दे तो उसको क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट। क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट। ठीक है, ठीक है। अब देखो इस टॉपिक में ना हम 3 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, एक पढ़ने वाले हैं 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, और एक पढ़ने वाले हैं मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। क्या पढ़ने वाले हैं, मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। कहने का मतलब क्या है कि देखो जैसे मान लो अपने पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। क्या होगा, अट्रैक्शन। तो एफ लिख दो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। तो मतलब इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पॉजिटिव है। अपोजिट चार्ज के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। अपना ये न्यूक्लियस सारा अपना फोर्स क्या कर रहा होगा, इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि क्या इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रोकने वाला कोई प्रेजेंट है। क्या इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रोकने के लिए कोई प्रेजेंट है, आपका आंसर क्या होगा, नहीं, कोई प्रेजेंट नहीं है, कोई प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन और ले लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, क्या ये न्यूक्लियस पहले जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा पा रहा था इस इलेक्ट्रॉन पे, अब लगा पाएगा, नहीं लगा पाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। एक इलेक्ट्रॉन और आने की वजह से इस न्यूक्लियस को अपना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन को देना पड़ेगा ना भाई, देना पड़ेगा। तो इसी को बोलते हैं शील्डिंग। क्या बोलते हैं, शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, ठीक है। एक टर्म सुना आपने, शील्डिंग या स्क्रीनिंग। ठीक है, इसको दिखाएंगे सिग्मा से। ये किसका साइन होता है, सिग्मा का। ठीक है, ठीक है। देखो
तो जैसे स्क्रीनिंग होगा क्या होगा, स्क्रीनिंग आ गया, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, ठीक है। तो आपने ऐसे कैसे कहा कि अगर स्क्रीनिंग बढ़ जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और शील्डिंग कम हो गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ठीक है। आखिर हम इस टॉपिक में सीखेंगे क्या, कि इस टॉपिक में सीखेंगे जैसे मान लीजिए अपने पास ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस थे अपने पास, इलेक्ट्रॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया हमने। ठीक है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल पे, आउटर मोस्ट शेल मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो क्या ये न्यूक्लियस अपना सारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको दे पाएगा, क्या ये न्यूक्लियस अपना सारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे लगा पाएगा? जवाब है नहीं। क्यों नहीं लगा पाएगा, क्योंकि बीच में और भी इलेक्ट्रॉन्स है, और भी इलेक्ट्रॉन्स है बीच में ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूक्लियस को अपना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनको भी देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि ये न्यूक्लियस जो है आउटर मोस्ट शेल मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भेज पाता है। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई? इस टॉपिक में हम ये सीखेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखो, क्योंकि पॉजिटिव है नेगेटिव है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, ये भी नेगेटिव, इन दोनों के बीच में क्या लग रहा होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा होगा। क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा होगा ना, लग रहा होगा। तो यहाँ से पॉइंट लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स suffers force of attraction। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या लग रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसकी वजह से, न्यूक्लियस की वजह से इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। तो द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन सफर्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू न्यूक्लियस एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन किसकी वजह से, इनर शेल इलेक्ट्रॉन। किसकी वजह से, इनर शेल इलेक्ट्रॉन। ड्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन ड्यू टू इनर शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन है उनकी वजह से क्या लग रहा होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की वजह से फोर्स लग रहा होगा, इनर शेल इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या लग रहा होगा, रिपल्सन लग रहा होगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या हो रहा होगा कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन वी ऐसे लिख दूं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस ड्यू टू इनर शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो न्यूक्लियस का सारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन पे लगता। ठीक है, लगता है ना। अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो न्यूक्लियस का सारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन पे लगता, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे लगता। लेकिन इन इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से क्या सारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस के पास पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। तो इससे क्या होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के मतलब इसके क्या होगा कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस ड्यू टू इनर शेल इलेक्ट्रॉन। मतलब इनर शेल इलेक्ट्रॉन की वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा वो क्या होगा, पहले से कम हो गया होगा। क्या हो गया, कम हो गया होगा। ठीक है, ठीक है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से कम हो गया। क्या हो गया, इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से कम हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो गया, कम हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। दिखाई दे रहा है, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऐसे लिख दो, द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इनर सेल इलेक्ट्रॉन
इज कॉल्ड, ठीक है। तो द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन बैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इनर्शियल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, इसे क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। बात समझ में आ रही है? आ रही है। ये अपने फ्रेम में आ रहा है, दिखने दो एक मिनट, आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इनर्शियल इलेक्ट्रॉन की वजह से न्यूक्लियस और बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है, ठीक है। आया समझ में? आया। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है, दिस decrease in force of attraction, this decrease in force of attraction due to screening या shielding effect is called Z effective या effective nuclear charge, effective न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। अब स्क्रीनिंग की वजह से क्या हुआ, स्क्रीनिंग की वजह से न्यूक्लियस और बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया। न्यूक्लियस और बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम किसकी वजह से हो रहा है, स्क्रीनिंग की वजह से या शील्डिंग इफेक्ट की वजह से हो रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव, क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा जेड इफेक्टिव का। अब ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में बोला, न्यूक्लियस को क्या निकाल सकते हो, एटॉमिक नंबर। तो ये पूरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितने को भेजेगा, पूरा फोर्स, जेड क्या चाहेगा, पूरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे जाए, लेकिन ये बीच में क्या करेंगे, रोकने का काम करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रोकने का काम करेंगे। तो पूरा जेड, पूरा फोर्स कितना भेजा गया, जेड, कितना भेजा गया, जेड, पर बीच में कितना रुक जाएगा, सिग्मा, याद है ना, शील्डिंग कांस्टेंट क्या करता है, ये रोकने का काम करता है। तो पूरा जेड जाएगा, पूरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे चल जाए, लेकिन ये सब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रुकने का काम करेंगे। तो पूरा जेड गया, उसमें से रुक क्या गया, सिग्मा। तो जेड माने सिग्मा को क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव, ठीक है, ठीक है। जहां जेड का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, और सिग्मा का मतलब क्या होता है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक है, या शील्डिंग कांस्टेंट, ठीक है, ठीक है। आया समझ में? आया। तो एक बार इसको नोट करो, एक बार नोट करो भैया इसको, बात समझ में आई? आई, ठीक है, ठीक है। अब देखो जेड इफेक्टिव निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, जेड चाहिए। जेड आपको पता ही होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, सोडियम वगैरह होता है। अब हम निकालेंगे क्या, सिग्मा, क्या निकालेंगे, सिग्मा। अगर हमें जेड तो पता होता है, सिग्मा निकाल लेंगे तो हम क्या निकाल लेंगे, जेड इफेक्टिव, ठीक है, ठीक है। तो इसको नोट करो, एक बार आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अपना अगला टॉपिक होगा कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा, ठीक है। इसके लिए हम पढ़ते हैं, स्लेटर एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने एक रूल्स दिए कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा के लिए, ठीक है, ठीक है। मिटा दो, मिटा दीजिए। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा बाय स्लेटर रूल, ठीक है, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा, अगला टॉपिक है अपना कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा बाय स्लेटर रूल, ठीक है, ठीक है। कैलकुलेशन, अब मैंने बोला था हम 3 केस पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, एक पढ़ेंगे हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, और एक पढ़ेंगे हम लोग मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो सबसे पहले पढ़ेंगे फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, जिसमें क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन हो। जैसे अपने पास हाइड्रोजन है, हीलियम प्लस हो गया, ठीक है। आया समझ में? आया। जो भी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, जैसे लिथियम +2 हो गया, तो इन सब के पास क्या होता है, इन सब के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन, इन सब के पास इलेक्ट्रॉन एक होते हैं, कितने होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, अपने पास ये एटम है, एटम का ये बन गया न्यूक्लियस, और ये
बन गया इलेक्ट्रॉन, ये क्या है इलेक्ट्रॉन, ये क्या है न्यूक्लियस। ठीक है, ठीक है, आया समझ में आया। तो न्यूक्लियस सारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन को देगा। क्या न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रोकने के लिए कोई है? न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रोकने के लिए कोई है? नहीं है ना, नहीं है। तो इसमें सिग्मा कितना होगा, मतलब अगर इसमें इन दोनों के बीच में रोकने वाला कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो शिल्डिंग या स्क्रीन इफेक्ट नहीं होगी भाई, क्योंकि इन दोनों के बीच में रोकने वाला कोई फोर्स ऑफ, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हो रहा है रोकने के लिए कोई मौजूद ही नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन और है ही नहीं, तो इसमें स्क्रीन इफेक्ट होगा ही नहीं, शिल्डिंग इफेक्ट होगी नहीं। इसमें सिग्मा कितना होगा, जीरो। कितना होगा, जीरो। तो इसलिए अगर मैं जेड इफेक्टिव निकालूं तो जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या हो गया, जेड माइनस सिग्मा। ठीक है, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव, तो फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए सिग्मा कितना होता है, जीरो होता है। तो जेड माइनस जीरो, तो जेड इफेक्टिव किसके बराबर हो जाएगा, जेड के। किसके बराबर होगा, जेड के। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से ये याद रखिएगा कि जो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में कोई शिल्डिंग इफेक्ट या कोई स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं होती। स्क्रीनिंग इफेक्ट के लिए क्या होना चाहिए, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन, मतलब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में कोई स्क्रीन इफेक्ट या कोई शिल्डिंग इफेक्ट नहीं लगता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, स्क्रीन इफेक्ट या शिल्डिंग इफेक्ट के लिए मोर देन वन इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। केस नंबर 1। नेक्स्ट बात करते हैं केस नंबर 2 का। क्या बात करते हैं, केस नंबर 2। तो 4 नेक्स्ट है 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात करते हैं, ऐसे स्पीसीज जिनके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, जैसे अपने पास हीलियम हो गया, लिथियम प्लस हो गया, ठीक है, बेरिलियम प्लस 2 हो गया। इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। ठीक है, ठीक है, आया समझ में आया। अब ये क्या है, एटम है, ये क्या है, न्यूक्लियस, बीच में क्या हो गया, न्यूक्लियस। ठीक है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है। इन 2 इलेक्ट्रॉन में से हम 1 इलेक्ट्रॉन को क्या मान लेंगे, टारगेट इलेक्ट्रॉन, जिस पे निकालेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको क्या मान लेंगे, टारगेट इलेक्ट्रॉन। तो हमें तो नहीं पता दोनों इलेक्ट्रॉन में से कौन सा इलेक्ट्रॉन पहले आया होगा, तो हम किसी को भी टारगेट इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं। तो इसको क्या मान लिया हमने, टारगेट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टारगेट इलेक्ट्रॉन। और टारगेट इलेक्ट्रॉन पे जो सिग्मा होता है ना, हमेशा कितना लेके चलते हैं, 0। कितना लेके चलते हैं, 0। तो याद रखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या मान लेंगे हम, टारगेट। और टारगेट इलेक्ट्रॉन की वजह से सिग्मा कितना आएगा, 0। कितना आएगा, 0। बात समझ में आ रही है, आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाय टारगेट इलेक्ट्रॉन, फॉर टारगेट इलेक्ट्रॉन सिग्मा कितना होगा भाई, 0। कितना होगा, 0। ठीक है। अब फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिग्मा कितना होगा, 0.35। ये स्लेटर ने कांस्टेंट निकाला था, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना, ये आपको कैसे निकाला वो जानता है, हमें याद रखना पड़ेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में एक को मान लेंगे टारगेट इलेक्ट्रॉन। टारगेट इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा कितना होगा, हमेशा 0 होगा। जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा उसकी वजह से सिग्मा कितना आता है, 0.35। कितना आता है भाई, 0.35, सॉरी 0.30। ठीक है, 0.30। तो अब इसका निकालूं मैं, जैसे मान लो ये मिटा दो, उसको नोट कर लो एक बार, इसको मिटाना है, थोड़ा स्पेस चाहिए। अब क्या है, जैसे मान लो अपने पास लिथियम प्लस है, क्या है, लिथियम प्लस है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखूं तो 1s2 लिखूंगा, 1s2। ठीक है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन में से एक क्या होगा, टारगेट इलेक्ट्रॉन, तो एक क्या होगा, टारगेट इलेक्ट्रॉन। एक क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 में से एक क्या हो जाएगा, टारगेट इलेक्ट्रॉन। तो एक टारगेट इलेक्ट्रॉन, और टारगेट इलेक्ट्रॉन में से सिग्मा कितना आएगा, 0। तो सिग्मा कितना आ गया, 0। बात समझ में आ रही है, अरे बोलो कोई दिक्कत नहीं। प्लस दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन बच गया। 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन में से एक हो गया टारगेट की वजह से सिग्मा कितना है, 0। जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है बच गया, और दूसरे इलेक्ट्रॉन की वजह से सिग्मा कितना आता है, 0.30। तो ये 0 प्लस
0.30, तो कितना आ गया 0.30 आ जाएगा। तो जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है, ये हम निकाल रहे हैं सिग्मा, क्या निकाल रहे हैं सिग्मा। तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा। जेड लिथियम का जेड कितना होता है, लिथियम कितने पे आता है भाई 3 पे, तो 3 माइनस सिग्मा कितना हो गया 0.30, तो कितना बच जाएगा 2.7, कितना बच जाएगा 2.7। ठीक है ठीक है। एक और एग्जांपल ले सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का, जैसे अपने पास हीलियम है, क्या है हीलियम। अब हीलियम है क्या है हीलियम। अब हीलियम में क्या करेंगे, इसका जेड कितना होता है 2, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकता हूँ 1s2 1s2। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन क्या लेंगे टारगेट, तो हम निकाल रहे हैं सिग्मा। तो 2 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन टारगेट हो गया, टारगेट इलेक्ट्रॉन की वजह से सिग्मा कितना आएगा 0, प्लस दूसरा इलेक्ट्रॉन बच गया, एक इलेक्ट्रॉन बच गया, उसकी वजह से सिग्मा कितना लगेगा 0.3, तो क्या आएगा 0 प्लस 0.3 मतलब 0.3। तो इसका अगर मैं जेड इफेक्टिव निकालूं तो जेड माइनस सिग्मा, जेड कितना आया 2 माइनस सिग्मा 0.3, तो ये कितना आएगा 1.7, कितना आएगा 1.7। बात समझ में आ रही है, आ रही है। ठीक है ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूँ, ये मिटा दो, अब ये मिटा दो, मिटा दीजिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए अपने पास बेरिलियम +2 है, क्या है बेरिलियम +2। ठीक है, तो बेरिलियम का जेड कितना आता है 4, बेरिलियम +2 में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो क्या लिखूंगा 1s2। इसका सिग्मा निकालो तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन टारगेट होगा, टारगेट इलेक्ट्रॉन की वजह से सिग्मा कितना आता है 0, और एक इलेक्ट्रॉन और बच गया, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से सिग्मा कितना आएगा 0.30, तो सिग्मा कितना हो जाएगा 0 प्लस 0.3, तो सिग्मा कितना आएगा 0.3। तो जेड इफेक्टिव निकालो तो इसका फॉर्मूला क्या आता है जेड माइनस सिग्मा, जेड कितना है 4 माइनस सिग्मा, तो क्या आएगा 3.7। ठीक है ठीक है। तो आप जरा ध्यान दो, क्या दो ध्यान दो, इस पे कोई चार्ज नहीं है, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, तो इसका जेड इफेक्टिव कितना है 1.7। इस पे एक पॉजिटिव चार्ज है, क्या है एक पॉजिटिव चार्ज, तो सिग्मा कितना आया 2.7। ठीक है, इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो सिग्मा कितना है 3.7। ठीक है ठीक है। तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है जेड इफेक्टिव बढ़ता है, देखो ना इस पे कोई चार्ज नहीं है 1.7, इस पे एक पॉजिटिव है तो 2.7, इस पे 2 पॉजिटिव है तो 3.7। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा जेड इफेक्टिव क्या होगा बढ़ेगा। तो यहाँ से पॉइंट लिख सकते हैं कि जो जेड इफेक्टिव होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसी तरह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आई? ठीक है ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ ये कॉन्सेप्ट किसके लिए यूज करेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, याद है ना आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ऐसे स्पीसीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम हो, इन सबके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है। तो ये जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज का कंसेप्ट हम सिर्फ किसके लिए यूज करेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक या स्पीसीज ऑफ सेम एलिमेंट स्पीसीज के लिए भी यूज करेंगे। सेम एलिमेंट स्पीसीज का मतलब जैसे मान लो नाइट्रोजन माइनस है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन -2 है, तो सेम एलिमेंट के स्पीसीज है, तो इसके लिए हम ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है ठीक है। तो यहाँ से आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखा कि जो जेड इफेक्टिव होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज होता है। साथ में आपने ये सीखा कि इसको ये फॉर्मूला कब यूज करोगे, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए। आइसोइलेक्ट्रॉनिक मतलब ऐसे स्पीसीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो सेम, और दूसरा ऐसे स्पीसीज के लिए जो सेम एलिमेंट से बने हों, स्पीसीज ऑफ सेम एलिमेंट। ठीक है ठीक है, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत इसमें? अरे कोई दिक्कत नहीं, मिटा दूं, मिटा दिया जाए। नेक्स्ट, हमने सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए बात कर ली। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में कोई स्लेटर कांस्टेंट है, कोई स्क्रीन इफेक्ट नहीं होता। हमने फिर 2 इलेक्ट्रॉन के लिए बात करी, अब हम बात करेंगे मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ठीक है ठीक है, तो मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो नेक्स्ट अपना अगला टॉपिक लिखिएगा,
4 मोर देन थर्ड, 4 मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। जैसे मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा स्पीसीज, जैसे अपने पास लिथियम हो गया, ठीक है, बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, ठीक है, ठीक है। आया समझ में? आया। तो 4 टारगेट इलेक्ट्रॉन, सबसे पहला पॉइंट 4 टारगेट इलेक्ट्रॉन ऑफ nth सेल। जो nth सेल के लिए जो टारगेट इलेक्ट्रॉन होगा, nth सेल में जो टारगेट इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, ठीक है, या 4 टारगेट इलेक्ट्रॉन, 4 टारगेट, पहला पॉइंट लिखना, 4 टारगेट इलेक्ट्रॉन, जो सिग्मा कितना होता है भाई, टारगेट इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा हमेशा कितना होगा, 0। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है कि 4 टारगेट इलेक्ट्रॉन सिग्मा 0 हो गया। दूसरा पॉइंट, फॉर ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ nth सेल, उसके लिए जो सिग्मा की वैल्यू आएगी, उसके लिए सिग्मा की वैल्यू आती है 0.35। कितनी आती है? 0.35। सी पॉइंट, फॉर ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ n-1th सेल, इसके लिए जो सिग्मा की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 0.85। कितनी आएगी? 0.85, ठीक है, ठीक है। डी पॉइंट लिखेगा, फॉर ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ n-2 n-3 एंड सो ऑन सेल के लिए, इन सब के लिए जो सिग्मा की वैल्यू आती है वो कितना आती है? 1। कितनी आती है? 1। क्या मतलब है? इसको एग्जांपल से समझते हैं। फॉर मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, जैसे मान लो लिथियम अपने पास क्या है? लिथियम है। लिथियम है, इसका जेड कितना होता है? 3। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3। तो मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या लिखूंगा? 1s2 2s1, ठीक है, ठीक है। जो सबसे बाहर वाला शेल होता है उसको क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट शेल। n, उससे पहले वाले को n-1, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट क्या है? 4 टारगेट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। अब सिग्मा निकाल रहा हूँ, आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन को सिग्मा कितना लगेगा? 0 प्लस आउटर टारगेट इलेक्ट्रॉन का सिग्मा कितना होता है? 0। तो आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, तो इसको सिग्मा कितना लगेगा? 0 प्लस अभी किस में आ गया? n-2 में। n-2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। कितने हैं भाई? 2। समझ में आ रहा है? अरे n-2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और n-1 n है या n-1, तो n-1 की वजह से कितना इफेक्ट लगाता है? 0.85। कितना लग जाता है भाई? 0.85। तो 2 × 0.85। बात समझ में आई? कोई दिक्कत इसमें? अरे बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? सिग्मा 0 प्लस 5 10 8 9 16 5 10 16 16 17 7 5 16, तो 1.7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1.7। मतलब सिग्मा कितना आ जाएगा? 1.7। तो इसको लगा जेड इफेक्टिव निकालूं, जेड इफेक्टिव जेड माइनस सिग्मा आया ना? हाँ। तो जेड कितना था इसका? जेड लिथियम का जेड कितना था भाई? लिथियम का जेड 3 था, माइनस सिग्मा 1.7 आया, तो कितना बच जाएगा? 1.7 मतलब 1.3। कितना बच जाएगा? 1.3, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए अपने पास क्या है? बेरिलियम। बेरिलियम के लिए जेड कितना आता है? 4। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो 1s2 2s2, ठीक है, ठीक है। जो सबसे बाहर वाला शेल होगा उसको क्या बोलेंगे? n, उससे अंदर वाले को n-1। अब क्योंकि देखो आउटर मोस्ट शेल, अब निकाल रहे हैं सिग्मा। आउटर मोस्ट शेल में इस बार कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? टारगेट इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? टारगेट। तो एक इलेक्ट्रॉन टारगेट है, टारगेट की वजह से सिग्मा कितना आएगा? 0 प्लस, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन की टारगेट इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और बच गया होगा। और क्योंकि n में लिखा है ना, फॉर ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ nth सेल, एक इलेक्ट्रॉन कितना लगा रहा होगा? 0.35 प्लस n-1 आ गया। n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और n-1 की वजह से कितना सिग्मा लग रहा होगा? 0.85। तो जेड सिग्मा कितना आ जाएगा? 0 प्लस 0.35 प्लस 0.85 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 1.7। तो सिग्मा कितना आएगा?
5 10.2.05 कितना आ जाएगा 2.05। बात समझ में आ रही है? आ रही है। और इसका मैं जेड इफेक्टिव निकालूं तो क्या आएगा, जेड माइनस सिग्मा, जेड कितना है 4 माइनस 2.05। अब देखो तो 4 माइनस 2.05, 4 माइनस 2 1.95 कितना आएगा 1.95। देख लो है ना, 5 10 करना 10 2 3 4। ठीक है ठीक है। ये तो लिथियम का, ये था बेरिलियम का। एक और एग्जांपल लेना चाहूँगा मैं, जैसे बोरॉन है। क्या है बोरॉन, तो इसको नोट कर लो, मैं मिटाऊंगा पहले, इसको नोट कर लो ऊपर वाले को। अगला एग्जांपल क्या है अपने पास, बोरॉन। क्या है बोरॉन। ठीक है ठीक है। तो बोरॉन का जेड कितना होता है भाई, बोरॉन का जेड होता है 5। इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने आते हैं 5। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखो तो क्या लिखूंगा 1s2 2s2 2p1। ठीक है ठीक है। अब सिग्मा निकालते हैं, सिग्मा निकालते हैं। तो ये आउटर मोस्ट शेल हो गया है ना। तो इसमें देखो कितने इलेक्ट्रॉन इसमें दिख रहे हैं आपको, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं भाई, एक। तो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना हो गया 0, प्लस आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं 2, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बच गए ना। एक इलेक्ट्रॉन को टारगेट ले लिया तो इसकी वजह से कितना हुआ सिग्मा 0। अभी 2 बच गए 2। और nth यानी ना nth सेल, ये n है और ये क्या है n-1। तो nth सेल कितने का लगाता है 0.35। कितने का लगाता है भाई 0.35। ठीक है ठीक है। फिर प्लस प्लस ये क्या आ गया 2 और ये क्या है n-1। तो n-1 सेल कितने का सिग्मा देता है आपको, ये देता है 0.85। ठीक है ठीक है। तो सिग्मा कितना आ जाएगा 0 प्लस ये 35 कितना आ जाएगा ये 0.7 है ना है, और ये कितना आ जाएगा अपना 1.7। ठीक है ठीक है। तो सिग्मा कितना आ जाएगा फाइनली 7 7 14 1 1 2 2.4। सिग्मा आ गया 2.4। अब सिग्मा जैसे 2.4 आया तो हम जेड इफेक्टिव निकाल सकते हैं। जेड इफेक्टिव कैसे निकालते हैं भाई, जेड माइनस सिग्मा, जेड कितना था इसका 5 माइनस सिग्मा कितना है 2.4, 5 माइनस 2.4 ये आ गया अपने पास, ये आ गया 2.6। कितना आ गया 2.6। बात समझ में आई? इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात है कि देखो अपने पास ये क्या है लिथियम, ये क्या है बेरिलियम, ये क्या है बोरॉन। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 कितना है 3, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, अब बोरॉन का एटॉमिक नंबर आ गया 5। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, जरा इनका सिग्मा देखो, इसका सिग्मा कितना है 1.7, इसका सिग्मा देखो 0.25 और इसका सिग्मा देखो 0.24। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ रहा है, 3 है 4 है 5 है, मतलब जेड 1 से बढ़ रहा है तो सिग्मा भी इनका बढ़ रहा है। क्या हो रहा है बढ़ रहा है। कितने से बढ़ रहा है जरा ध्यान दो, इनका सब्ट्रैक्शन कर लो। जैसे ये 2.4 है, 2.4 में से घटाओ 2.05, 10 में से 5 यहाँ 3.0। ठीक है ठीक है। ये आ गया अपने पास 3। तो जैसे जैसे अपना क्या हो रहा है जेड 1 से बढ़ रहा है, सिग्मा कितने से बढ़ रहा है देखो 0.35 से, पहले 1.7 हुआ, फिर 2.05 हुआ, फिर 2.4 हुआ। तो जैसे जैसे जेड 1 से बढ़ रहा है, मैं सेकेंड पीरियड की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो जैसे जैसे जेड 1 से बढ़ रहा है सिग्मा 0.35 से बढ़ रहा है। अब जरा इनका जेड इफेक्टिव देखो, इसका जेड इफेक्टिव कितना आया था 1.3, इसे कितना आया था 1.9 और इसे कितना आया था 2.6। तो जेड 1 से बढ़ेगा तो सिग्मा 0.35 से बढ़ेगा। एस एंड पी ब्लॉक की बात कर रहा हूँ और पीरियड में बात कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है। अब इसी तरह इनका जेड इफेक्टिव कितने से बढ़ रहा है तो इनका डिफरेंस लो, ये 1.95 और ये 1.3 56.0। तो जैसे जैसे जेड 1 से बढ़ रहा है, सिग्मा 0.35 से बढ़ रहा है और जेड इफेक्टिव 0.65 से बढ़ रहा है। देखो यहाँ पे जेड इफेक्टिव 1.3 है, ये 1.9 है, यहाँ पे 2.6 है। इनका डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा 0.65। बात समझ में आ रही है? आ रही है। तो इसको नोट करो एक बार नोट करो। कर लिया नोट? कर लिया। इसको मिटाऊं? तो आपको एक चीज लिखना है। क्या लिखना है बताता हूं अभी। लिखना है आपको इन अ पीरियड, ठीक है। किसी बात कर रहा हूँ एस एंड पी ब्लॉक के, एस एंड पी ब्लॉक। ठीक है ठीक है। जैसे लिथियम है, लिथियम सोडियम नहीं, लिथियम
बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ये मैंने सेकेंड पीरियड के एलिमेंट ले लिए। कौन सा पीरियड के हैं? सेकेंड। और अगर मैं जेड की बात करूं तो लिथियम का जेड कितना आता है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इनका एटॉमिक नंबर लिख दिया। अब अगर इसमें सिग्मा लिखूं, क्या लिखूं? सिग्मा। तो याद करो, अगर जेड 1 से बढ़ रहा था तो सिग्मा कितना से बढ़ रहा था? 0.35 से। तो याद है लिथियम का सिग्मा कितना आ रहा था? 1.7। उसी तरह अगर मैं जेड इफेक्टिव निकालूं, जेड इफेक्टिव, तो जेड माइनस सिग्मा, तो 3 में से 1.7 गया, कितना बच जाएगा? 1.3, है ना? है। तो जैसे जैसे हम पीरियड में जाएंगे तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो सिग्मा कितना से बढ़ेगा? सिग्मा बढ़ेगा 0.35 से। कितना से बढ़ेगा? 0.35 से। तो 1.7 में 0.35 ऐड करोगे तो याद है बेरिलियम का हमारा सिग्मा कितना आ रहा था? बेरिलियम का सिग्मा आ रहा था हमारा 2.05, याद करो। उसी तरह बोरोन का था, बोरोन का 2.4। उसी तरह अगर निकालना है तो 0.35 ऐड करते हुए चल लो। क्या कर दो? 0.35 इसमें ऐड करते हुए चल दो। 0.35 इसमें ऐड करते हुए चल दो, ऐड। तो 2.4 में 0.3 ऐड करो, 2.4 में 0.35 ऐड करो, तो कितना आएगा ये? 2.4, 0.35, 5, 4, 3, 7.2, तो 2.75। कितना जाएगा? 2.75। ठीक है, ठीक है। उसी तरह जेड इफेक्टिव, अगर जेड 1 से बढ़ रहा है, सिग्मा 0.35 से बढ़ रहा है, सिग्मा कितने से बनेगा? 0.35 से। तो सब में 0.35 ऐड कर देना, इसमें 0.35 ऐड करना, इसका आ जाएगा, इसमें 0.35 ऐड करना, इसमें इसका आएगा। और जेड इफेक्टिव कितने से बढ़ रहा था? 0.65 से। तो इसका 1.3 आ गया, 1.3 में 0.65 ऐड करोगे, ये आएगा 1.95। कितना आएगा? 1.95। 1.95 में फिर 0.65 ऐड करो, ये आएगा 2.6 आ जाएगा। कितना जाएगा? 2.6। ठीक है, ठीक है। आया समझ में? आया। ठीक है, ठीक है। तो एक चीज मैं यहां से लिख सकता हूं, क्या? कि ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जनरली S and P block, the Z is increases by 1 and sigma is increased by 0.35 and hence Z effective increases by 0.65। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है कि ऑन मूविंग द लेफ्ट राइट, एस और पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, तो लेफ्ट से राइट जब भी जाएंगे तो जेड 1 से बढ़ेगा। अगर जेड 1 से बढ़ा तो सिग्मा 0.35 से बढ़ेगा। अगर सिग्मा 0.35 से बढ़ा तो जेड इफेक्टिव कितने से बढ़ेगा? 0.65 से। बात समझ में आई? इसका यूज लेंगे कब यूज लेंगे? जब हम इसका एटॉमिक रेडियस पढ़ेंगे। आपने सुना होगा कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो साइज क्या होता है? छोटा होता है। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले आपको एक कैलकुलेशन समझ में आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो इसको नोट करो, आगे बढ़ता है। इसके एक बार नोट कर लो, कोई दिक्कत इसमें? अच्छे से नोट कर लीजिए इसको, हर एक पॉइंट लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है। तो ये तो हमने बात की किसके बारे में? ये बात की हमने पीरियड के बारे में। अब हम बात करते हैं ग्रुप। किसके बारे में? ग्रुप। तो आइए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं किसके बारे में? इन अ ग्रुप। इन अ ग्रुप। जनरली मैं कौन सा ग्रुप की बात करूं? मैं ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, एस ब्लॉक की। किसकी बात कर रहा हूँ? एस ब्लॉक की। पी ब्लॉक की बात अभी फिलहाल नहीं कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? एस ब्लॉक की। ठीक है। एस ब्लॉक में अगर मैं एलिमेंट देखूं, एलिमेंट लिखूं, उनका जेड लिखूं, उनका सिग्मा लिखूं, उनका जेड इफेक्टिव लिखते हैं। ठीक है। ली ना की रब से फरियाद, ये आते हैं। ठीक है, ठीक है। इनका जेड की बात करूं तो 3, 11, 19। रुबिडियम का एटॉमिक नंबर कितना आता है? रुबिडियम का आता है अपने पास 35, 55
और ये 84, ठीक है 84 नहीं 55 में 32 सेट करो 87 आएगा 87, ठीक है। एटॉमिक नंबर निकालना सिखा रखा था आपको पीरियड टेबल में, ठीक है ठीक है। अगर मैं इसके सिग्मा की बात करूँ तो याद करो लिथियम का सिग्मा कितना आ रहा था 1.7, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। आप बाकी निकाल भी सकते हो, ठीक है ठीक है, मैंने निकाल रखा है पहले से ही, तो आप निकाल भी सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो लिथियम का याद करो पिछले अभी कुछ देर पहले निकाला था, लिथियम का कितना आ रहा था सिग्मा 1.7। उसी तरह मैं इसका निकालूँ तो इसका आएगा 8.8, इसका आएगा 16.8, ठीक है। लिथियम का 1.7, सोडियम का 8.8, पोटेशियम का 16.8, ठीक है ठीक है। इसका आएगा 52.8, कितना आएगा 52.8, और ये आ जाएगा एक में 34.8, फिर 52.8, और ये आएगा 84.8, 84.8, ठीक है ठीक है। इसी तरह इसका जेड इफेक्टिव कैसे निकालते हैं, जेड माइनस सिग्मा करोगे तो ये आएगा अपने पास 3 में से 1.7 गया, 3 में से 1.7 गया कितना आएगा 1.3, वैसे जेड माइनस सिग्मा करोगे तो कितना आएगा 2.2, ये भी कितना आएगा 2.2, ये भी कितना आएगा 2.2, ये 2.2, 2.2। तो जरा ध्यान दो, जैसे हम लेफ्ट से राइट जा रहे थे पीरियड में, एस जनरली में बात करो एस और पी ब्लॉक की, तो एस पी ब्लॉक के जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे थे तो जेड इफेक्टिव क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। जेड इफेक्टिव बढ़ रहा था तो मतलब साइज क्या होगा, छोटा होगा। लेकिन अगर मैं ग्रुप में बात करूं तो ग्रुप में देखो, ग्रुप में जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, पहले बढ़ रहा है और फिर क्या हो गया कांस्टेंट, ठीक है ठीक है। तो इससे तो हम बता नहीं पाएंगे कि ग्रुप में साइज बढ़ रहा है कि घट रहा है, ठीक है ठीक है। आ रहा समझ में, क्योंकि देखो पीरियड में जब जा रहे थे लेफ्ट से राइट तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा था, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज क्या होगा भाई, छोटा होगा। लेकिन इसी को अगर हम जेड इफेक्टिव का कंसेप्ट अगर हम एस ब्लॉक की पीरियड में लगाएं, किस में लगाएं, पीरियड में लगाएं, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि साइज बढ़ रहा है कि घट रहा है। क्यों नहीं पता चलेगा, क्योंकि इनका जेड इफेक्टिव क्या है, कांस्टेंट है। देखो पहले थोड़ा बढ़ रहा है, फिर 2.2 2.2 2.2 क्या रह गया, कांस्टेंट, ठीक है ठीक है ठीक है। आया समझ में, आया। पॉइंट ले सकता हूं कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप फर्स्ट जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस देन रिमेन्स क्या, कांस्टेंट। बात समझ में आई, तो इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है ठीक है। तो ये तो हमने बात की जनरली एस ब्लॉक के बारे में, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे आते हैं, मिटाओ। अब हम बात करते हैं थोड़ा 3D सीरीज मतलब डी ब्लॉक के बारे में। 3D सीरीज याद है, 3D सीरीज ये क्या है, डी ब्लॉक, ठीक है ठीक है। अब देखो 3D सीरीज, इसमें कौन कौन आता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ठीक है ठीक है। अब जरा मैं इनकी जेड की बात करूं तो इसका जेड 21, 22, 23, 24, 25, 26 एंड सो ऑन, इसका कितना आता है 30, कितना आता है 30, ठीक है ठीक है। अब जरा मैं इसका अगर मैं स्कैंडियम का जेड स्कैंडियम कितने पे आता है 21 पे, स्कैंडियम का जेड कितना आता है 21, मैं इधर लिख देता हूँ, स्कैंडियम है, इसका जेड कितना आता है 21, इलेक्ट्रॉन में कितने होंगे 21, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 4s2 और 3d1, हाँ है ना, हाँ। तो याद है सबसे पहले अगर मैं सिग्मा निकालना है तो क्या करते हैं, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या मानते हैं, टारगेट इलेक्ट्रॉन। तो इसमें आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है 4, तो इसको रीअरेंज करो तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1 और 4s2, ये आउटर मोस्ट शेल हो गया। तो इसको n बोल दूँ, ये क्या हो जाएगा n-1 और ये क्या हो जाएगा n-2 और ये क्या हो जाएगा n-3, ठीक है ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, 2 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले सिग्मा निकालूं तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया टारगेट, तो टारगेट इलेक्ट्रॉन से सिग्मा कितना आएगा 0, प्लस एक और इलेक्ट्रॉन बच गया, एक और इलेक्ट्रॉन की वजह से सिग्मा कितना आता है बोलो
0.35 है ना, है। प्लस n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 2, 6, 2, 8 और 1, 9 दिख रहे हैं n-1, और n-1 सेल की वजह से कितना लगता है 0.85, कितना लगता है 0.85। तो प्लस फिर n-2 फिर n-3, किस n-2 n-3 n-4 सेल की वजह से कितना लगता है सिग्मा 1। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 2, 8 और 2, 10, ठीक है, 6, 2, 8, 2, 10, तो 10 इंटू 1, तो सिग्मा निकालो तो कितना आएगा, ये 0 प्लस 0.35 प्लस 9, 25, 45 का 5 हासिल 4, 9, 9, 72, 73, 74, 75, 76, तो 7.65, अब प्लस में कितना हो गया 10, 6, 5, 5, 10, 6, 3, 10, 7, 1, 8, ठीक है, और ये प्लस 10 तो कितना आएगा 18, तो सिग्मा कितना आ जाएगा 18, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक है, ठीक है। तो सिग्मा 18 आ गया, तो जेड इफेक्टिव कैसे निकालूंगा, जेड इफेक्टिव जेड माइनस सिग्मा, जेड कितना है 21 माइनस 18, तो कितना रहेगा 2, कितना रहेगा 2, बात समझ में आ रही है, आ रही है। तो ये आ गया अपना जेड इफेक्टिव 18, 19, 20, 1 मिनट 3 आएगा ना, कितना आएगा 3, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं स्कैंडियम का सिग्मा की बात करूं तो सिग्मा कितना है हमारा 18, और वैसे अगर जेड इफेक्टिव की बात करूं तो जेड इफेक्टिव कितना आएगा इसका 3, कितना आ गया 3, ठीक है, ठीक है। इसी तरह आपको याद होगा, ये तो हो गया, ठीक है, जेड कितने से बढ़ रहा है, जेड कितने से बढ़ रहा है 1 से बढ़ रहा है, तो इसमें जो सिग्मा होगा वो सिग्मा कितने से इंक्रीज करेगा, सिग्मा इसमें इंक्रीज करेगा 0.85 से, किससे इंक्रीज करेगा 0.85 से, क्यों याद करो, S&P ब्लॉक में सिग्मा कितने से बढ़ रहा था 0.35 से, क्योंकि वहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा था NH सेल में, ये D ब्लॉक का है तो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा n-1 सेल में, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा n-1 सेल में, और n-1 सेल में जाएगा तो सिग्मा याद कर रहा हूँ n-1 सेल में सिग्मा कितना लगता है 0.85, इसलिए सिग्मा कितने से बढ़ेगा 0.85 से। उसी तरह अगर मैं बात करूँ जेड इफेक्टिव, Z1 से बढ़ रहा है, सिग्मा 0.85 से बढ़ रहा है, तो जेड इफेक्टिव कितने से बढ़ेगा Z माइनस 0.85, जेड 1 से बढ़ रहा है, सिग्मा 0.85 से बढ़ रहा है, तो जेड इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, जेड इफेक्टिव क्या है जेड माइनस सिग्मा, जेड कितना है इसका 1, 1 से बढ़ रहा है ना, अब 0.85 तो कितना आएगा 0.15, तो जेड इफेक्टिव कितना से बढ़ेगा 0.15 से। अगर मतलब इसका निकालना हो तो इसका क्या करोगे, इसका निकालना हो सिग्मा, तो इसका कितना आ गया सिग्मा 18 में 0.85 जोड़ो तो कितना आएगा 18.85। इसका जेड इफेक्टिव निकालना हो तो इसका 3 है, 3 में 1 पॉइंट तो 3.15। बात समझ में आ रही है, आ रही है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, लेकिन याद करो अपने पास क्रोमियम और यहाँ पे होता है कॉपर, क्या होता है कॉपर, इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या होता है एक्सेप्शन, इलेक्ट्रॉन कहीं जाना चाहिए था पर चला कहीं और जाता है, तो इनमें क्या दिखेगा आपको वेरिएशन, क्या दिखेगा वेरिएशन, कैसा वेरिएशन दिखेगा उसको भी जरा निकाल के देखते हैं, तब तक इसको नोट करिए इसको, ठीक है, आ रहा समझ में, आ रहा है, मिटाओ। अब जरा क्रोमियम में देखो, क्रोमियम, अब जरा हम क्रोमियम की बात करूं, Cr की बात करूं तो Cr कितने पे आता है 24 पे, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5, ठीक है, ठीक है। आउटर मोलेक्यूल कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा भाई ये वाला है, तो रीअरेंज करो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1, ठीक है, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास एंड ये क्या हो गया n-1, ये क्या हो गया n-2, ये क्या हो गया n-3। सिग्मा निकालूं, आउटर मोलेक्यूल में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा टारगेट इलेक्ट्रॉन, टारगेट इलेक्ट्रॉन से सिग्मा कितना आता है 0, फिर प्लस n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं 6 2 8 8 5 13 इंटू n-1 की वजह से कितना लगता है सिग्मा, याद करो 0.85, कितना लगता है 0.85, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगला n-2 n-3 हो, सिग्मा कितना लगेगा 1, याद है ना, तो 6 2 8 10, तो 10 इंटू 1, तो सिग्मा कितना आ गया ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे 18
5 को 13 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 15, 8 3 24 और 1 25 इंटू 5 और 8, 5 8 5 10 और 10 और 1 11, है ना। 5 3 15 5 8 3 24 25, 5 एकम 5 8 एकम 8, 5 5 10 16 8 10 11 और नीचे 2 जीरो है तो ये आएगा 11.05 प्लस 10, तो कितना आ जाएगा ये सिग्मा आ जाएगा हमारा 10 और 21.05, कितना आ जाएगा हमारा 21.05। क्रोमियम का सिग्मा कितना आ रहा है 21.05, और इसका मैं जेड इफेक्टिव निकालूँ तो जेड माइनस सिग्मा, जेड कितना है 24 माइनस 21.05, माइनस करोगे कितना आएगा 2.95, तो इसका जेड इफेक्टिव कितना है, ये सिग्मा आया, और इसका अगर मैं जेड इफेक्टिव निकालूं तो जेड इफेक्टिव कितना आएगा, जेड इफेक्टिव 24 माइनस 21.05 करो, ये आएगा 2.95, कितना आएगा 2.95, तो ये कितना आएगा 2.95। बात समझ में आ रही है, आ रही है। तो देखो सिग्मा कितने से बढ़ा था 0.85 से, इसका 0.85 से सिग्मा बढ़ेगा तो इसका 18.5 होगा, इसके हिसाब से इसका कितना होगा सिग्मा 18.85 में 0.85, 18.85 में 0.85 ऐड करो, 5 15 16 17 7 8 1 9 1, तो इसका कितना आएगा 19.70, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। बात समझ में आ रही है, आ रही है। अब इसका भी सिग्मा कितना से बढ़ना चाहिए था 0.85 से, तो 19.75 में 0.85 ऐड करो, ये 5 8 16 15 5 9 जिसको सुना हासिल 1 1 2, कितना आना चाहिए था 20.5, कितना आना चाहिए था 20.55, लेकिन ये कितना आ रहा है 21.05, सिग्मा क्या हो गया बढ़ गया, ठीक है ठीक है। तो याद है ना इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन एक्सेप्शन होता है, ठीक है। उसी तरह क्या होगा कॉपर में भी सिग्मा क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, ठीक है ठीक है। आप जेड इफेक्टिव भी दे सकते हो, इसका जेड इफेक्टिव क्या होगा अलग होगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या होता है बाकी एलिमेंट से क्या होता है इसका डिफरेंट होता है, क्या होता है डिफरेंट। बात समझ में आई, तो इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। तो इस तरह से आप जेड सिग्मा निकाल सकते हो और जेड इफेक्टिव निकाल सकते हो डी ब्लॉक का, ठीक है। समझ में कैसे कैलकुलेट किया, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, बाकी तो आपको सॉल्व कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा इसमें, थोड़ा बहुत मिटाऊं, मिटा दीजिए। तो नेक्स्ट आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इन अ S and P block, in a S and P block dominating factor is Z effective। याद करो एस और पी में बात करें, एस पी मतलब सेकेंड पीरियड लिथियम बेरिलियम बोरोन में बात करें तो वहाँ जेड इफेक्टिव ज़्यादा था जबकि सिग्मा कम था, आप वैल्यू उठा के देख भी सकते हो, ठीक है। तो एस एंड पी ब्लॉक में क्या होता है डोमिनेटिंग फैक्टर कौन होता है जेड इफेक्टिव, बट इन डी ब्लॉक जो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, डोमिनेटिंग फैक्टर इज सिग्मा, क्या होता है सिग्मा, ठीक है ठीक है। आया समझ में। तो इसका हम यूज लेंगे जब मैं आपको साइज बताऊंगा ना एटॉमिक रेडियस। तो याद करो जो डी ब्लॉक के होता है 3D सीरीज का साइज होता है, सबसे पहले कम होता है, फिर कांस्टेंट होता है, फिर बढ़ जाता है, अगर आपको पता हो तो क्यों होता है? क्योंकि एस एंड पी ब्लॉक में डोमिनेटिव फैक्टर कौन होता है जेड इफेक्टिव, जबकि डी में डोमिनेटिव फैक्टर कौन होता है सिग्मा। अगर आप यहाँ पे अभी निकाला था वैल्यू, वहाँ देख सकते हैं कि ज़्यादा वैल्यू किसकी आई होगी सिग्मा की, जबकि जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या थी कम थी, क्या थी कम थी। बात समझ में आ रही है, आ रही है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट क्या लिखना है, फॉर डिफरेंट सबसेल, for different subcell, for different subcell of same cell, of same
शेल फॉर डिफरेंट सबसेल ऑफ सेम सेल, जो ऑर्डर ऑफ शील्डिंग या ऑर्डर ऑफ शील्डिंग होगा या स्क्रीनिंग होगा, ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग होगा सबसे ज़्यादा एस, पी, डी और एफ, ठीक है। फॉर डिफरेंट सबसेल ऑफ सेम सेल, जैसे मान लीजिए फोर्थ सेल है, तो फोर्थ सेल के डिफरेंट सबसेल क्या हो सकते हैं, 4s हो सकता है, 4p हो सकता है, 4d हो सकता है और 4f। तो सबसे ज़्यादा शील्डिंग किसकी होगी, 4s, 4p, 4d, 4f, इसमें सबसे ज़्यादा शील्डिंग किसकी होगी, सेल नंबर सबका सेम है, सबसेल अलग अलग है। जब भी सेल नंबर सेम हो, सबसेल अलग अलग हो, तो सबसे ज़्यादा शील्डिंग किसकी होगी, एस की, फिर पी की, फिर डी की और फिर एफ की। तो ये हो गया इनका शील्डिंग का ऑर्डर। बात समझ में आ रही है? आ रही है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एस क्या होता है, न्यूक्लियस के करीब होता है। याद है ना, ये अगर मान लेते हैं अगर ये न्यूक्लियस है तो सबसे पहले न्यूक्लियस के करीब एस, फिर पी, फिर डी और फिर एफ। तो एस के पास क्या होता है, सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है कि इस न्यूक्लियस के इफेक्ट को आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तो पहुंचने में रोक सके। तो सबसे ज़्यादा रोकने का चांस किसके पास होता है, एस वाले के पास होता है, इसलिए इसकी शील्डिंग क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। फिर पी क्या आती है, फिर डी क्या आती है और फिर एफ क्या जाती है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं एस एंड पी हैव, एस एंड पी है क्या होता है, स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। एस और पी की स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट होती है, जबकि डी एंड एफ हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट। इनका शील्डिंग इफेक्ट कैसा होता है, पुअर होता है। बात समझ में आई? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है, ठीक है। चलिए आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।